नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर को बनाया गया है। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की वनडे अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मई 2026 में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर डिजिटल कानून पूरी तरह से लागू कर दिया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और जापान। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या कर दिया है? यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक कानून लागू किया है जिसके तहत टेक कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप को इस तरह डिज़ाइन करना होगा कि उपभोक्ता उन्हें आसानी से खुद या किसी स्थानीय दुकान से रिपेयर करवा सके। कंपनियों को स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर मैनुअल भी उपलब्ध कराने होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ई कचरे, ई वेस्ट को कम करना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। भारत सरकार ने भी अपने स्तर पर राइट टू रिपेयर पोर्टल की शुरुआत कर चुकी है, जिससे यह विषय परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो क्या करना है? राइट टू रिपेयर पोर्टल की शुरुआत की है। राइट टू रिपेयर पोर्टल क्या है? ये यूरोपीय संघ ने इसे लागू किया है और इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि स्मार्टफोन, लैपटॉप अगर कोई कंपनी बना रहा है तो उसका ऐसा बनाए ताकि वह बाज़ार में हर जगह उपलब्ध हो सके और व्यक्ति उसको आसानी से बना सके। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवांशिक संसाधन बैंक नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका देहरादून उत्तराखंड, तेलंगाना, हैदराबाद, नागपुर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद स्थित कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र के लाकोन्स परिसर में भारत के पहले वन्यजीव आनुवांशिक बैंक की शुरुआत की गई है। इस बैंक में भारत के लुप्तप्राय संकटग्रस्त वन्यजीवों के डीएनए, आरएनए और जीवित कोशिकाओं को अत्याधुनिक तकनीकों से सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में यदि कोई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंचती है तो इस आनुवांशिक सामग्री की मदद से क्लोनिंग या कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा। और पर्यावरण विज्ञान खंड के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये प्री और मेंस को हमने पहले ही कह दिया कि प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। और ये क्या समझना है कि हैदराबाद स्थित कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत में के पहले वन्यजीव आनुवांशिक बैंक की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा? लुप्तप्राय संकटग्रस्त वन्यजीवों को डीएनए, आरएनए कोशिकाओं को अत्याधुनिक तकनीकों से सुरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में कोई लुप्तप्राय विलुप्त होने की कगार पर पहुंचती है तो इस
आनुवांशिक सामग्री की मदद से क्लोनिंग या कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा। बहुत ही समझ लीजिए एक विज्ञान है, एक पर्यावरण और विज्ञान खंड के लिए तो एक एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी को अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कामकाज, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का बड़े पैमाने पर एकीकरण किया है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर है जिसमें एक बार दर्ज किए गए डेटा को बदला या हैक नहीं किया जा सकता है। इससे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता पर भरोसा बढ़ेगा। ई गवर्नेंस क्या है और तकनीकी विकास के लिए दृष्टिकोण से यह राज्य व्यवस्था का एक बेहतरीन करंट अफेयर प्रश्न है। प्यारे साथियों, ये जो है भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का बड़े पैमाने पर एकीकृत किया गया है। ब्लॉकचेन का मतलब ये है विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर है जिसमें एक बार दर्ज किया गया डेटा बदला या हैक नहीं किया जा सकता। इससे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा ई गवर्नेंस पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2026 में आयोजित 69वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जाधव पायेंग और रिश्मा पांडे। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। इनको क्या किया गया है? हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को इस वर्ष के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें हिमालय के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने सकल पर्यावरणीय उत्पाद यानी कि GEP की अवधारणा को लागू करने पर जोर दिया है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। कूटनीति और वैश्विक मंचों पर यह सम्मान भारत के पर्यावरण प्रयासों को प्रमाणित करता है। तो प्यारे साथियों, पर्यावरणविद किसे ये दिया गया है? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए और प्रसिद्ध पर्यावरण अनिल जोशी को इस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें हिमालय के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई संसद का नाम बदलकर नेशन असेंबली करने और पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प किया है? तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आपका सी आंसर सही है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से उबरने के बाद श्रीलंका सरकार ने संवैधानिक सुधारों के एक हिस्से के रूप में अपनी विधायी व्यवस्था को नया रूप दिया है। इसके तहत संसदीय सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिन्हें कूटनीतिक हलकों में नेशनल असेंबली के नए ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने पड़ोसी
भारत ने पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत श्रीलंका को इस राजनीतिक और आर्थिक सुधार में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की, जो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन बार बार समझ लीजिए कि देश से पूछा जाता है, यानी कि द्विपक्षीय समझौतों के लिए महत्वपूर्ण है। तो तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए भारत हमेशा मदद किया है और आगे भी मदद करता रहेगा। ये श्रीलंका जो है वहाँ राजनीतिक संकट से उबरने के लिए संवैधानिक सुधारों के रूप में विधायी प्रक्रिया को नया रूप दिया है। तो उसमें सर्वोच्चता, संसदीय सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए नए नियम बनाए हैं। तो नेशनल असेंबली अपने संसद का नाम किया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मई 2026 तक देश के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो 500 स्टेशन, 1000 स्टेशन, 1275 स्टेशन और 1500 स्टेशन। तो आपका हो जाएगा 1275 रेलवे स्टेशन। इसका मतलब क्या है? रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना कौन चलाया है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1275 से अधिक छोटे और बड़े स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम अंतिम चरण में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर वाईफाई स्वचालित सीढ़ियाँ, बेहतर प्रतीक्षालय, स्थानीय कला संस्कृति को दर्शाने वाले डिजाइन और दिव्यांगों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा विकसित करना है। यह परियोजना गति शक्ति मिशन का एक हिस्सा है, जो देश के परिवहन और बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वैश्विक मानकों के रूप स्तर पर ले जाने का काम कर रही है। तो प्यारे साथियों, हमारी जो भारत की रेल मंत्रालय है, यानी कि यह अमृत भारत स्टेशन योजना जो चला है, वो 1275 से अधिक छोटे और बड़े स्टेशनों को मिलाकर इसमें वाईफाई, स्वचालित सीढ़ियाँ, बेहतर प्रेक्षालय, कला संस्कृति को दर्शाने के लिए डिजाइनर और दिव्यांगों के लिए अनुकूल व्यवस्था, इसका सारा प्रक्रिया और गति शक्ति मिशन का एक हिस्सा, जो यह है इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक मानकों के स्तर पर ले जाने का काम कर रही है। कौन कर रही है? हमारी रेल भारत की सरकार। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में खबरों में रहा समुद्र सेतु सेकंड नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया, ओमान, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात। तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच द्विपक्षीय संबंधों और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए समुद्र सेतु सेकंड सैन्य अभ्यास का सफल आयोजन किया गया। इसमें दोनों देशों के युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और नौसैनिक कमांडो ने हिस्सा लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखना, पायरेसी, समुद्री डकैती को रोकना और संकट के समय कूटनीतिक समन्वय स्थापित करना था। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए यह प्रश्न बेहद प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्री डाकू के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने
समुद्र सेतु भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों के बीच एक अभ्यास हुआ है, उसमें समुद्र सेतु सेकंड का सफल आयोजन किया गया है। इसमें समुद्री डकैती को रोकना और सुरक्षित पायरेसी यानी कि समुद्री डकैती को रोकना और संकट के समय कूटनीतिक समन्वय स्थापित करना और रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में मई 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, राजीव कुमार को, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को, डॉक्टर सुमन बेरी सेवा विस्तार या पुनः नियुक्त संदर्भ है। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन बेरी को। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी के कार्यकाल और उनके द्वारा तैयार की गई विकसित भारत @2047 की रणनीतियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए नीतिगत फैसले के लिए गए हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर बेरी एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने विश्व बैंक और अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी संघवाद को ऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने की नीति की भूमिका से जुड़े प्रश्न इस लोक सेवा आयोग में अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो है विकसित भारत @2047 की रणनीतियों को निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसके माध्यम से? भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी को कार्यकाल और उनके द्वारा तैयार की गई विकसित भारत 2047 की रणनीति को निरंतरता को बनाए रखने के लिए नीतिगत फैसले लिए गए हैं, जबकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर बेरी क्या हैं? ये एक अर्थशास्त्री हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नोट क्या है? नियुक्ति खंड में ताज़ा सरकारी फेरबदल के अनुसार वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन की नीतियों का प्रभाव भी आयोग पर है, लेकिन प्रशासनिक मुख्य प्रमुख के रूप में उपाध्यक्ष का पद ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विप्रो जिसे कहते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025-26 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 40वां, 38वां, 42वां और 46वां। तो आपका आंसर हो जाएगा 38वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 38वां स्थान हासिल किया है। पिछले दशक में भारत 81वें स्थान पर से उछलकर शीर्ष 40 देशों में शामिल हो गया है। स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या, पेटेंट पंजीकरण में तेजी और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे यूपीआई के विस्तार को इस सफलता का मुख्य कारण माना गया है। यह सूचकांक दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार और तकनीकी क्षमता के आधार पर आंकता है, जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के लिए बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक आपको समझ में आ गया कि ऐतिहासिक सुधार करते हुए 38वें स्थान पर हासिल किया गया है। पहले क्या था? पहले 81वें स्थान से उछलकर अब 40 देशों में शामिल हो गया है। स्टार्टअप की बढ़ती संख्या, पेटेंट पंजीकरण में तेज़ी से डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे यूपीआई का विस्तार हुआ है। यह दुनिया भर में की अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार और तकनीकी क्षमता के आधार पर आंका जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में मई 2026 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल
न्यूट्रल राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और साइलेंट वैली उद्यान केरल। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड क्या किया गया है? उत्तराखंड स्थित भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल पार्क बन गया है। इसके तहत पार्क परिसर के भीतर डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और सफारी के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। पॉइंट बी नोटेड, इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें पूरी तरह से डीजल का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। संपूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण द्वारा कार्बन क्रेडिट अर्जित किए गए हैं। इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से दिशा में भारत का यह मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो डेटा संग्रह और अनुसंधान डेटा संग्रह और उनके सुरक्षित उपयोग के लिए कड़े नियम तैयार करेगा, जिससे वैश्विक स्तर और भारत की वसुधैव कुटुंबकम और समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ की नीति को बढ़ावा मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ये क्लास सुबह 5 बजे आपको मिल जाए। अब चलते हैं और फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।